जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां किसी व्यक्ति की कहानी सुनानी हो, लेकिन भाषा में से कुछ खास तरह के शब्द पूरी तरह से हटा दिए गए हों। मतलब हर बार हर वाक्य में सिर्फ उस व्यक्ति का असली नाम ही इस्तेमाल करना पड़े। तो एक साधारण सा किस्सा कुछ इस तरह सुनाई देगा। अजय सुबह उठा, अजय ने अजय के दांत साफ किए, अजय ने अजय का बस्ता उठाया और अजय विद्यालय चला गया। सुनने में ये किसी इंसान की बातचीत नहीं, बल्कि किसी खराब मशीन की आवाज लगती है ना? हाँ बिल्कुल। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इंसानी दिमाग को बेवजह का दोहराव, मतलब जो रिपीटिशन होता है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम कॉग्निटिव लोड थ्योरी के नज़रिए से देखें तो हमारा दिमाग हमेशा अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। बातचीत के दौरान बार बार एक ही भारी भरकम संज्ञा को प्रोसेस करना दिमाग के लिए बहुत थका देने वाला काम है। इसीलिए हर भाषा ने अपना एक शॉर्टकट सिस्टम विकसित किया है ताकि संचार तेज और बिना रुकावट के हो सके। और यही शॉर्टकट सिस्टम हमारी आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा का केंद्र है। आज के इस डीप डाइव में जो हमारे पास मौजूद बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स पर आधारित है, हम उन 11 मूल शब्दों और उनके 6 प्रकारों का विश्लेषण करेंगे जो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा टूल है, यानी सर्वनाम। और हमारा मकसद सिर्फ व्याकरण के नियमों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये चंद शब्द पूरी भाषा की नींव को संभालते हैं। एकदम सही कहा आपने। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो चर्चा है और जो हस्तलिखित नोट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना होगा। जब हम सर्वनाम शब्द को देखते हैं तो ये सर्व और नाम से मिलकर बना है। इसका सीधा सा अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यह भाषा का शॉक एब्जॉर्बर है जो वाक्यों को झटकों से बचाता है। हाँ, ये एग्जाम के नजरिए से एकदम सटीक पॉइंट है। और इस बात को हमारे नोट्स में दिए गए एक शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे एक वाक्य है, अजय ने कहा कि वह विद्यालय नहीं जाएगा। उसके माता पिता ने उसे पढ़ने विदेश भेज दिया। अब यहाँ अगर वह, उसके और उसे शब्दों को हटा दिया जाए तो हर बार अजय बोलना पड़ेगा। या फिर एक और उदाहरण देखिए, अमित देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन लेट थी। यहाँ अमित की ट्रेन कहने के बजाय उसकी ट्रेन कहने से वाक्य कितना स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल। और संज्ञा और सर्वनाम के बीच के इसी रिश्ते को समझना सबसे जरूरी है। संज्ञाएं दुनिया को लेबल करने का काम करती हैं, लेकिन सर्वनाम उस लेबल को बार बार पढ़ने की मेहनत से बचाते हैं। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हम एक बार किरदार का नाम जानकर उसे अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ उस किरदार की ओर एक इशारे की जरूरत होती है, और सर्वनाम ठीक वही इशारा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ एक तुलना करूं तो संज्ञा एक बहुत भारी सूटकेस की तरह लगती है जिसमें दुनिया भर के अनगिनत नाम भरे पड़े हैं। और सर्वनाम एक छोटे से पॉकेट ऑर्गेनाइजर की तरह है जिसमें कुछ गिने चुने शब्द हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। दुनिया में तो अनंत संज्ञाएं हैं, है ना? हर नई चीज, इंसान, शहर, सबका एक नाम है। फिर हमारे नोट्स में ये बात इतने स्पष्ट रूप से क्यों बताई गई है कि पूरी हिंदी भाषा में मूल सर्वनामों की संख्या ठीक 11 ही होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, बस ये 11। सिर्फ ये 11 छोटे शब्द पूरी दुनिया की अनंत संज्ञाओं का बोझ अकेले कैसे उठा लेते हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। और इसी सवाल में सर्वनाम का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। इन 11 शब्दों को एक मास्टर चाबी की तरह देखा जाना चाहिए। देखिए, एक मास्टर चाबी किसी एक ताले के लिए नहीं बनती, बल्कि वो हर ताले के खांचे में फिट होने के लिए डिजाइन की जाती है। भाषा विज्ञान में इसे डिक्सिस कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ शब्दों का अर्थ उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें वो बोले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब शब्द मैं का प्रयोग होता है तो ये इस दुनिया के 8 अरब लोगों में से किसी के भी नाम को रिप्लेस कर सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति उस वक्त बोल रहा हो। ये खाली सांचों की तरह है। अरे वाह, ये मास्टर चाबी वाला नजरिया तो पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। तो अब जब ये बात साफ हो गई है कि सर्वनाम संज्ञाओं के अनंत संसार को रिप्लेस कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये शब्द आपसी बातचीत और इंसानी नजरियों को कैसे संभालते हैं। क्योंकि भाषा सिर्फ चीजों के नाम लेने का जरिया तो है नहीं, ये इंसानों के बीच रिश्ते बनाने का माध्यम भी है। और यहीं से हमारे नोट्स हमें
सर्वनाम के सबसे पहले प्रकार की ओर ले जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं फिर से याद दिला दूं, ये प्रकार और इनके उदाहरण परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो सर्वनाम शब्द किसी बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के नाम की जगह लेते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। इसके 3 अलग-अलग दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। यह वो स्थिति है जहां वक्ता या लेखक पूरी तरह से अपने स्वयं के अनुभव पर केंद्रित होता है। इसके मूल शब्द मैं और हम हैं। अगर इसे आज के डिजिटल युग की भाषा में कहूं तो उत्तम पुरुष एक सेल्फी की तरह है। मतलब कैमरा अपनी तरफ होता है और पूरा फोकस खुद पर होता है। नोट्स में इसके जो उदाहरण हैं वे भी इसी बात की पुष्टि करते हैं, जैसे हम दारोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैं रोज सवेरे 4 बजे उठ जाता हूं। इन वाक्यों में दुनिया की बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं और वक्ता खुद कहानी का मुख्य पात्र बन जाता है। एकदम सटीक तुलना की आपने। सेल्फी वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। अब अगर उस कैमरे को घुमाकर सामने वाले व्यक्ति की ओर कर दिया जाए जिससे सीधे बातचीत हो रही हो, तो वो मध्यम पुरुष बन जाता है। ये श्रोता यानी सुनने वाले के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों का समूह है। इसमें आते हैं तू, तुम और आप। जैसे तुम अच्छी लिखाई लिखते हो या फिर आप अंदर आकर बैठें। यहाँ वक्ता का ध्यान सामने वाले के अस्तित्व पर केंद्रित होता है। तो ये एक तरह का पोर्ट्रेट मोड हो गया, जहां सामने वाला व्यक्ति ही फ्रेम में सबसे अहम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करने की जरूरत है। व्याकरण के अनुसार तू, तुम और आप तीनों ही सामने वाले इंसान के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच जो सम्मान और दूरी का अंतर है, क्या वो सिर्फ व्याकरण का नियम है? मेरा मतलब है, अंग्रेजी भाषा में तो सामने वाले के लिए सिर्फ यू का इस्तेमाल होता है, चाहे वो बच्चा हो, दोस्त हो या राष्ट्रपति हो। तो हिंदी में 3 अलग-अलग सर्वनाम क्यों? क्या यह हमारी संस्कृति का प्रभाव नहीं है? ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। देखिए, भाषा कभी भी शून्य में विकसित नहीं होती। वो समाज के सामाजिक ताने-बाने और संस्कृति का सीधा आईना होती है। हिंदी में तू, तुम और आपका जो ढांचा है, वो महज व्याकरण नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की गहराई और सम्मान का एक बहुत ही जटिल मीटर है। तू का इस्तेमाल अत्यधिक आत्मीयता दर्शा सकता है, जैसे भगवान या माँ के लिए, लेकिन यही तू किसी अजनबी के लिए अपमान भी बन सकता है। तुम में एक दोस्ताना बराबरी है और आप में स्पष्ट रूप से आदर और एक सुरक्षित सामाजिक दूरी निहित है। ये तीनों शब्द एक सीढ़ी की तरह हैं, जहां हर शब्द एक अलग सामाजिक स्तर को परिभाषित करता है। सच में ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटा सा शब्द बिना कोई अतिरिक्त वाक्य बोले 2 लोगों के बीच के पूरे रिश्ते को परिभाषित कर देता है। अच्छा, दूसरों से बात करने वाले इस विषय से आगे बढ़ते हैं। भाषा में कई बार इंसान को अपने खुद के व्यक्तित्व पर जोर देने की जरूरत होती है या आसपास की चीजों की ओर पक्के तौर पर इशारा करने की आवश्यकता होती है। यहीं से 2 और महत्वपूर्ण प्रकार आते हैं, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल, और परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों बहुत कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझें। पहले निजवाचक सर्वनाम को देखते हैं। जिन शब्दों से स्वयं या खुद के अर्थ का बोध होता है, वे निजवाचक की श्रेणी में आते हैं। इसके मुख्य शब्द हैं आप, अपने आप, स्वयं, खुद। इसके उदाहरण बहुत ही व्यवहारिक हैं, जैसे आप भला तो जग भला, या फिर मैं अपना काम आप कर लूंगा। इन वाक्यों में कर्ता अपनी व्यक्तिगत भागीदारी को सबसे ऊपर रख रहा है। लेकिन सर, यहाँ एक बहुत बड़ा डबल रूल नजर आ रहा है जो अक्सर भ्रम पैदा कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मध्यम पुरुष में आप शब्द देखा था, जहां पर सामने वाले को सम्मान दिया जा रहा था, जैसे आप अंदर आकर बैठें। और अब निजवाचक में भी वही आप शब्द मौजूद है, जैसे मैं अपना काम आप कर लूंगा। अगर कोई कहे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो दिमाग इस आप का मतलब सामने वाले व्यक्ति से क्यों नहीं निकालता? ये कैसे तय होता है कि कौन सा आप इस्तेमाल हो रहा है? यही तो कैच है। शब्द एक ही है, लेकिन उसका काम बिल्कुल अलग है। इसका रहस्य वाक्य की संरचना और उस शब्द की पोजीशनिंग में छिपा है। जब आपका प्रयोग अकेले कर्ता के रूप में होता है और वह सीधे सुनने वाले को संबोधित करता है, तब वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई और कर्ता नहीं है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द कभी भी मुख्य कर्ता की जगह नहीं लेता। वो हमेशा किसी अन्य कर्ता के साथ जुड़कर आता है, उस पर अतिरिक्त जोर डालने के लिए। मैं अपने आप चला जाऊंगा वाले वाक्य में मुख्य कर्ता मैं है। यहां अपने आप सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में है।
अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आप शब्द वाक्य का इकलौता हीरो बनकर सामने खड़ा है तो वो मध्यम पुरुष है, लेकिन अगर वो मुख्य हीरो के पीछे खड़े होकर उसे सपोर्ट कर रहा है तो वो निजवाचक है। ये तो बहुत ही आसानी से समझ आ गया। अब अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर रुख किया जाए, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, तो इसकी भूमिका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम भाषा में हमारी दिशा और दूरी की समझ को स्थापित करता है। जब किसी पास या दूर की निश्चित वस्तु का बोध कराना हो तो इसका उपयोग होता है। इसके दो मुख्य शब्द हैं, यह और वह। यह पास की चीजों के लिए और वह दूर की चीजों के लिए। हमारे नोट्स में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे यह मेरी किताब है या फिर वे आम के पेड़ हैं। एक और वाक्य है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। यहां स्थिति बिल्कुल साफ और निश्चित होती है। और हाँ, नोट्स के ये उदाहरण यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण हैं। हाँ, जब चीजें आंखों के सामने हों तब यह और वह का काम बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन असल जिंदगी हमेशा इतनी निश्चित तो नहीं होती ना। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें पता ही नहीं होता कि सामने क्या है, या फिर हमें जीवन की दो अलग-अलग घटनाओं को आपस में जोड़ना होता है। जब स्थिति रहस्यमयी हो तो कौन से सर्वनाम हमारी मदद करते हैं? यहीं से सर्वनाम के अंतिम 3 प्रकारों की शुरुआत होती है। जब हमें किसी चीज या व्यक्ति के होने का एहसास तो हो, लेकिन उसकी निश्चित पहचान न हो, तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य शब्द हैं कोई और कुछ। इसके उदाहरण तो सच में बड़े ही सस्पेंस से भरे लगते हैं। जैसे नोट्स में दिया गया वाक्य है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा तो है, लेकिन वो इंसान कौन है, ये जानकारी गायब है। या फिर रोजमर्रा की जिंदगी का एक वाक्य, दाल में कुछ पड़ा है। यहाँ वक्ता को कमी का अंदाजा तो है, लेकिन सटीक नाम नहीं पता। बिल्कुल, यह मानवीय अज्ञानता का भाषा में प्रकटीकरण है। इसके बाद जो प्रकार आता है वो भाषा में एक पुल या ब्रिज का काम करता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग-अलग बातों का आपसी संबंध बताया जाए, वे इस श्रेणी में आते हैं। इसके शब्द अक्सर जोड़ों में चलते हैं, जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। अगर गहराई से देखा जाए तो हिंदी के लगभग सारे मशहूर मुहावरे और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, वे इसी जो सो वाले फॉर्मूले पर टिके हुए हैं। जैसे जो सोता है सो खोता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे कर्म और उसके परिणाम के सिद्धांत को व्याकरण के जरिए कितने तार्किक तरीके से पिरोया गया है। ये बहुत ही सुंदर अवलोकन है आपका। दो वाक्यों को इस तरह एक दूसरे पर निर्भर कर देना कि एक के बिना दूसरा अधूरा लगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम के बिना संभव नहीं था। और अंत में आती है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसकी जिज्ञासा। इसे जो सर्वनाम शब्द देते हैं वे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जैसे कौन, क्या, किस, कब। उदाहरण के लिए, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, या कौन शोर कर रहा है, या फिर मास्टर जी कब आएंगे। यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक संबंध दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान दिया जाए तो कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी ये हमारे सवाल हैं, और क्या, कोई और कुछ, असल में उन्हीं सवालों के रहस्यमय और अधूरे जवाब नहीं है। मतलब हम पूछते हैं कौन है और जवाब मिलता है कोई है। अरे वाह, ये भाषा के दर्शन को समझने का एक बहुत ही गहरा नजरिया है। बिल्कुल, प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारी जिज्ञासा को दर्शाते हैं। हम अंधकार में तीर चलाते हुए पूछते हैं कि दरवाजे पर कौन है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारी अधूरी जानकारी को दर्शाते हैं। हम जवाब देते हैं कि दरवाजे पर कोई है। एक तरह से ये आखिरी 3 प्रकार, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, इंसानी जीवन के 3 सबसे बड़े हिस्सों को कवर करते हैं। अज्ञात का रहस्य, जीवन के रिश्तों का ताना बाना और नई चीजों को जानने की भूख। और मैं फिर कहूंगा, परीक्षा में जब सवाल आते हैं तो इन्हीं बारीकियों से आते हैं। इस विश्लेषण ने तो व्याकरण को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा का निष्कर्ष निकाला जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कैसे सिर्फ 11 मूल शब्द और उनके 6 प्रकार मिलकर मानव मस्तिष्क के हर एक विचार, रिश्ता, रहस्य और जिज्ञासा को एक व्यवस्थित आकार देते हैं। ये वो साइलेंट वर्कर्स हैं जो भाषा की मशीन को चलाते रहते हैं,